नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी बतौर अध्यापक आज आपसे कुछ बातें अपनी साझा करने आया हूँ। एक सत्र समाप्त हो चुका है। शायद जब आप मेरा वीडियो देख रहे हों तो आप नए सत्र के प्रारंभ में आ चुके हों। इस सत्र ने जाते जाते कई सारी चीज़ें सिखाई। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बातें आप साझा करूँ और प्लीज़ अपने रिव्यू और जो आपके विचार हों उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जैसे रिज़ल्ट आया तो पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ उन सभी बच्चों को जिन बच्चों ने टॉप किया, अच्छे रैंक्स लाए क्लास में और अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया और अच्छे नंबर के साथ खुशहाली से मेडल लेकर घर गए। तो ढेर सारी बधाइयाँ, आगे भविष्य उज्जवल हों, हम सब यही कामना करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उन विद्यार्थियों की जिन विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत कम रहे और हमारी अपेक्षा से भी कम रहे। यानी बच्चे वो फेल होते होते बचे, या संभवतः कुछ बच्चे फेल हो गए या कंपार्टमेंट आया उन बच्चों की, या प्रमोट करने की नौबत आई। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना 10th की ना 12th की। मैं आज बात करने वाला हूँ होम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स की। और कई बार होता क्या है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अच्छे हुए हैं, बुरे हैं, तभी बातें करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से होम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट यानी 6th, 7th, 8th, 9th, 11th इन सब के रिज़ल्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही रिज़ल्ट डिसाइड करते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट कैसे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि नंबर्स मायने रखते हैं, नंबर्स नहीं मायने रखते हैं। इन सब की फ़िलॉसफी थोड़ा अलग हट के आज हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बताऊं कि कई पेरेंट्स मुझे मिले जिनकी ये शिकायतें थी कि वो अपने बच्चों पे इतना पैसा निवेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका बच्चा 3 नंबर, 4 नंबर या बहुत ही कम नंबर पा रहा है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे, कई सारे मेरे विद्यार्थी थे जिनके नंबर ये आए। तो आज मैं बात करूंगा कि इस पूरी व्यवस्था में दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं। जैसे अध्यापक बच्चे को और अभिभावक को आरोपी मानता है, अभिभावक बच्चे को और अध्यापक को आरोपी मानता है, और विद्यार्थी जो होता है वो पूरे सिस्टम को और इस बवाल को आरोपी मानता है। उसके हिसाब से सारी गलतियां सिस्टम की हैं, अध्यापक सही नहीं पढ़ाता, अभिभावक ध्यान नहीं देते, तो वो अपनी चीज़ें सब दूसरे थोपता है। और ये सिस्टम बहुत पुराना चला आ रहा है, सबका दूसरे पे थोपने वाला। मेरे हिसाब से जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो तीनों पर निर्भर करती है। यानी ये जैसे होते हैं ना कि एक 3 पावदान हैं, इसके 3 स्टैंड इस पे ये शिक्षा व्यवस्था पूरी टिकी हुई है। एक है आपका विद्यार्थी, दूसरा अध्यापक और तीसरा अभिभावक। तीनों मिलके जब किसी काम को संपन्न कर रहे हैं तभी आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी संपूर्ण तरीके से अच्छी चल सकती है, तभी उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। जैसे हम करते क्या हैं कि हम अपनी गलतियां दूसरों पे थोप रहे हैं। अध्यापक होके मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं अध्यापक हूँ, मैं अपनी गलतियाँ विद्यार्थी पे थोप रहा हूँ या अभिभावक पे थोप रहा हूँ, सेम यही काम तीनों लोग करते हैं। ज़रा समझना होगा गलतियाँ कहाँ रह रही हैं। अच्छा, एक बच्चा 2 नंबर 3 नंबर पा रहा है अगर 40 में से 80 में से, तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और सारी गलती बच्चे की ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चे टॉप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ पासिंग मार्क्स या फिर 60% 50% रिजल्ट ला सकते हैं ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी गलतियाँ अध्यापक या अभिभावक की हैं, इसमें बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है। आज मैं तीनों दायित्व पर बात करूँगा। अगर आप बतौर अध्यापक देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, बतौर विद्यार्थी देख रहे हैं तब भी देखिए, और बतौर अभिभावक देख रहे हैं तो भी ज़रूर देखिए। और प्लीज़ अपने आप को अलग करके गलती टालिएगा नहीं। जैसे अगर मैं बतौर अध्यापक शुरू करूँ तो कहीं ना कहीं गलतियाँ ये हम लोग की रह जाती हैं कि हम लोग इंडिविजुअल बच्चों पे मार्क्स नहीं कर पाते। मैं पहली गलती अपने शुरू करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप दूसरों में कमियाँ निकालने जा रहे हैं तो ये खुद से स्टार्ट कीजिए। मैं इस बात को स्वीकारता भी हूँ कि सबका तो नहीं पता, वैसे मुझे लगता है हर अध्यापक के बीच में, हर अध्यापक की अपनी यही कमजोरी होती होगी कि हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल मार्क ना कर पाना। उसमें होता क्या है कि कई बार हम लोग के साथ समस्या होती है कि बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में, और अगर आप एक बच्चे पे इतना टाइम देंगे तो शायद हर बच्चा कवर ना हो पाए। लेकिन मेरे हिसाब से कि कम से कम बच्चे को इतना आ जाना चाहिए जो क्वालिफाइंग नेचर कर सके और 50% 60% मार्क स्कोर कर सके। तो एक बेहतर काम ये हो सकता है कि हम जिन बच्चों से हम टॉप होने की उम्मीद नहीं करते, जो टॉप रैंकर्स नहीं हैं, उन्हें कम से कम हम उतना करवा दें, उन्हें चाहे डांट के, बोल के, जैसे भी करके मिनिमम चीज़ें उतनी करवा दें जिससे कि वो उस स्टडी में आ सकें। मतलब रनवे में
रैंकर्स ना हो लेकिन रनवे पर रहें, रनवे से बाहर ना जाएं वो। ये हम लोग बतौर अध्यापक कर सकते हैं। बतौर अध्यापक आपको जिन बच्चों के थ्योरम लिखने में, मैथ की अगर बात करूँ, अगर उनको थ्योरम लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि एंगल ABC और एंगल BCA में क्या अंतर होता है। मैंने देखा कि बच्चों की कॉपियों में ये बहुत माइनर से मिस्टेक रही हैं और इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का बेस कमज़ोर हो गया है और बच्चा वर्तमान में भागता जा रहा है। अधिकतम बच्चे गणित और विज्ञान में इनसे फेल हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमियां रह रही हैं और प्रयास कीजिए कि उसे सुधारा जाए। इसे अगर दूर करने की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये होगा कि जैसे अगर किसी एक टॉपिक, मैं ज्योमेट्री की बात करूँगा, तो बच्चों को ज्योमेट्री बेहतर तरीके से कंठस्थ कराई जाए। उनसे पूरे सिलेबस की उम्मीद ना कीजिए आप, जो बच्चे टॉप रैंकर्स नहीं हैं तो उनसे आप कम से कम इतनी चीज़ें पढ़ाइए, कम पढ़ाइए लेकिन कम उनको चीज़ें कंठस्थ रहें, बेहतर तरीके से रहें उनकी वो। उनसे कई बार प्रैक्टिस कराइए। जब बच्चे समझने की दशा में नहीं हैं तो आप उन्हें बौद्धिक स्तर पर समझाने का प्रयास मत कीजिए। उन्हें प्रयास कराइए कि वो अभ्यास कर सकें लिखने का, मैक्सिमम प्रयास कराइए कि वो लिखने का अभ्यास कर सकें और वो एक बेहतर विकल्प होगा। और सारे टॉपिक मत कीजिए। जैसे हर चैप्टर में कुछ बेहतर की पॉइंट्स होते हैं, तो आप मान लीजिए अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चा 10 चैप्टर कैपेबल नहीं है, तो आप उसको 4 चैप्टर 5 चैप्टर ही देखिए। लेकिन 4 चैप्टर 5 चैप्टर टारगेट कराइए, बच्चे को बेहतर तरीके से याद किया जा सके और वो लिखने में अभ्यस्त हो सके। और एक चीज़ समस्या मैंने देखी बच्चों में कि बच्चे बता तो लेते हैं बट लिख नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की लिखने की जो हैबिट्स हैं वो दूर हो गए, मतलब उनसे हट गई हैं। और आज हम और सर इस बारे में बात भी कर रहे थे तो फाइनली बहुत बड़ा रिजल्ट आया। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास में बहुत एक्टिव थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो हुई। उसका कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट है कि बच्चे लिखने से भागते हैं और अगर आप लिखने से भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि साइकिल चलाने के लिए ये चेंज करनी है और आपको मैंने एक बार साइकिल चला के छोड़ दिया, तो क्या आप साइकिल चलाने के लिए अभ्यस्त हो गए? नहीं हुए ना। उसके लिए आप अभ्यास करते हैं। तो गणित, स्पेशली गणित जैसे विषयों में अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। तो प्लीज़ अभ्यास कराइए बच्चों को और प्रयास कीजिए कि कम ही टॉपिक हों लेकिन उतनी जितने टॉपिक आप तैयार कराइए उन पे उनकी पूरी कमांड हो। ये बतौर अध्यापक हम कर सकते हैं। अब अगर बतौर विद्यार्थी बात की जाए, बतौर विद्यार्थी बात पहले कर लेते हैं। कैसे विद्यार्थी बेटा, अब जरा आपकी बातें मैं कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि एक अभिभावक जो आपको इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, जो शायद अपनी एजुकेशन करते समय इतनी सुविधाएं ना पाया हो, वो आपसे इतनी उम्मीदें कर रहा है और इतना पैसा निवेश कर रहा है, तो कम से कम उसकी अपेक्षाओं में उसके पायदान पे तो खड़े रहिए, उस श्रेणी में तो रहिए जिससे अभिभावक अपने आप में निराश ना हो। मतलब जैसे होता है ना कि एक स्थिति होती है जब अभिभावक आपको डांटता है, जब वो सोचता है कि आपके रिजल्ट 80% आएंगे, 70 आया रहता है तो आपको अभिभावक डांटता है। लेकिन अगर 80 एक्सपेक्ट करता है और आपके रिजल्ट 30% आते हैं तो यकीन मानिए वो अंदर से टूट जाता है, वो टूट जाता है अंदर से और उसे बड़ा बुरा लगता है। तो प्रयास कीजिए बेटा कि कम से कम आप, अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका इतना, लेकिन इतना तो पढ़ लीजिए जितना वो व्यक्ति आप पे निवेश कर रहा है, जितना उस व्यक्ति की आपसे महत्वाकांक्षाएं हैं। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स मिले और कुछ पेरेंट्स ऐसे मिले जिनकी आंखें नम थी, जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें बच्चे के लिए। और यकीन मानिए मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं था कि मैं उन्हें क्या समझाऊं, मैं उन्हें क्या कहूं कि सर मैं क्या कर सकता हूं आपके बच्चे के लिए, या ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बच्चे में मेरिकल हो और बच्चा बहुत बेहतर कर सके। कई बार मतलब मैं खुद इस बात को लेकर 2 दिन से परेशान हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने विचार आप साझा करूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो बेटा थोड़ा सोचो इस बारे में कि फ्यूचर जो आपको इतनी सुविधाएं दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं। कम से कम आप जो मिनिमम चीज़ें हैं उसे तो फाइंड आउट कर लीजिए, उसे प्राप्त कर लीजिए। अगर आप एकदम बॉर्डर पे रह रहे हैं और आपके ऊपर परिवार पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये अपराध हो रहा है, मैं डायरेक्टली आपसे कहूँ। तो प्रयास कीजिए कि उसे थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। और दूसरी चीज़, जैसे एक चीज़ और होती है, मैंने देखा बच्चों में कि बच्चे अध्यापकों से पूछते नहीं हैं, ये बड़ी दिक्कत है। मैं कई बार बच्चों से क्लास में कहता भी हूँ, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, वो आपके अध्यापक हैं, आपके रिश्तेदार नहीं कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपसे हर मोहल्ले गली में गाने जाएंगे। आप पूछिए बेटा,
जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ पूछिए। अगर आपके बेस कमज़ोर हैं तो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, टीएसए और एलएसए में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, पूछिए अपने टीचर से, उनसे पूछिए कि सर बेसिक तौर पे क्या अंतर है, और समझने का भी प्रयास कीजिए। भागिए नहीं बेटा, क्योंकि भागेंगे तो चीज़ बर्बाद हो जाएंगी, मतलब इतनी बर्बाद हो जाएंगी कि आप उसे सुधार नहीं सकते कभी। और मैंने देखा है कई सारे विद्यार्थियों को जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भागते 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 उनके अंदर फियर हो जाता है। तो फियर ना पैदा होने पाए, और डेफिनेटली यू कैन, आप कर सकते हैं बेटा, बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मिनिमम रिजल्ट 60-70% हर एक बच्चा ला सकता है। कोई बौद्धिक रूप से कैसा ही बच्चा हो, लेकिन वो रिजल्ट ला सकता है, अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और अब अगर बात की जाए अभिभावक की, तो अभिभावक महोदय, मैं भी गार्जियन हूँ, आप भी गार्जियन हैं, ज़रा ध्यान से अपनी कमियाँ सुन लीजिएगा, और यदि बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं आज स्पष्ट बताने आ रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि हम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर लेते हैं। स्पष्ट मानिए कि अपनी अपेक्षाओं का अंबार मत ला दिए, और प्रयास कीजिए कि उससे रेगुलर टच में रहें। रिज़ल्ट के एक दिन पहले, या रिज़ल्ट के दिन, या रिज़ल्ट के बाद केवल उससे मत मिलिए, उससे पर डे मिलिए कि बच्चा क्या पढ़ा, क्या किया, और डांट के नहीं, प्यार से मिलिए। वो आपका बच्चा है, उसे कंधे पे हाथ रखिए और पूछिए कि बेटा क्या चल रहा है आज, क्या चीज़ तुमने पढ़ी, क्या रह गई, क्या सर ने समझाया, क्या नहीं हो पाया, तो आप साझा करेगा। आप घर में डांट गुस्से में पहुंच रहे हैं, कितना पढ़े, तो आपसे सीधी सी बात वो कहेगा, सर पापा मम्मी मैंने पूरा पढ़ा। ये गैप हो जा रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गैप हो जा रही हैं। प्रयास कीजिए कि आप बच्चे से कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, सेंटीमेंट के थ्रू। आपका बालक है वो, आपका खून है वो, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे उसे। और जैसे होता है ना कि हम एक ऐसी स्थिति आती है जब हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित ना होइए। अल्टीमेटली आप उसे प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए। हाँ, अपने निर्णय सख्त लीजिए बच्चों के लिए। जब आपको लगे कि हाँ अनुशासनहीनता हो रही है, सख्त निर्णय लीजिए। मैंने ये दिक्कत देखी कई अभिभावकों में कि वो प्यार के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। मैं प्यार से बात करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि अनुशासनहीनता हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा सख्त बनिए, उनके लिए निर्णय लीजिए। उनसे कहिए, प्यार से ही बोलिए कि बेटा ये नहीं करना है तो नहीं करना है। उनसे नाराज़ मत होइए, गुस्सा मत होइए, उनसे कहिए कि हाँ नहीं करना है बेटा, ये आपकी टाइमिंग, उन्हें समझाइए। क्योंकि जिस एज में है वो, जिस टीन एज में है, उसे स्टॉर्म एज कहते हैं, तूफान की अवस्था है। उनके अंदर एकदम हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और थोड़ा नहीं बहुत हो रहे हैं। वे अपने आप से लड़ रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, और आपसे भी लड़ रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा निर्णय कठोर लीजिए ताकि वो सही ट्रैक पे हो सके, लेकिन प्यार से। बातें समझ रहे हैं ना आप? मैं आपसे कह रहा हूँ, प्यार से निर्णय कठोर लीजिए ताकि अनुशासन बना रहे। और ये ध्यान रखिए कि आपका दुलार, आपका प्यार बच्चे को बिगड़ने ना दे। एकदम स्पष्ट रखिएगा कि आपका दुलार, आपके प्यार आपके बच्चों को बिगड़ने ना दे। वो चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ बच्चों के विषय में मेरी से छूट गई, मैंने ये बहुत काफ़ी दिन से मैंने नोटिस किया ये चीज़, बच्चों में संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। जैसे मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ, विद्यार्थी बच्चा पार्टी, स्पेशली आप मेरे नालायक हूँ, आपके अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जा रही है। आप संवेदनहीन हो जा रहे हैं अभिभावक के प्रति और अध्यापक के प्रति। जैसे मुझे याद है एक घटना, मैं एक पेरेंट्स से मिला। वो पेरेंट्स अपनी सारी बातें बता रहे थे, परेशान थे कि ऐसा ऐसा हुआ। उनकी मतलब मैं राइटली कहूँ तो माता जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और बच्चा इधर उधर ऐसे देख रहा था, एक बार इधर एक बार उधर देख रहा था। और मुझे उस बच्चे की ये संवेदनहीनता देख के बड़ी बुरी लगी। बेटा वो आपकी माँ है और आपकी वजह से वो रो रही है, तो प्लीज़ ऐसा ना हो। इतना संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा ना आपको, इतना सेंसिटिव बनो बच्चे, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने निर्धारित किया कि वीडियो बनाना है, तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना अभिभावकों से और जो मेरे मित्र हैं अध्यापकगण, उनसे बात की जाए। तो शायद कुछ और भी साथ समस्याएं सामने आएँ, कुछ और भी बातें आएँ। तो कई सारे अध्यापकों से मैंने बात की, कई सारे अभिभावकों से बात की। उन सब की एक कॉमन समस्या मेरे पास आई। सबकी एक कॉमन समस्या थी, वो थी फ़ोन यूज्ड, यानी जो बच्चे फ़ोन की तरफ उनका लगाव है, वो बहुत बड़ी समस्या आई। जब पेरेंट्स मना कर देते हैं
तो अध्यापक मना कर देते हैं, तो ये बच्चों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। फ़ोन छीन लीजिए तो कहते हैं नहीं। बच्चे सीधा सीधा पेरेंट्स से कहते हैं कि सारे काम फ़ोन पे आ रहे हैं। मैं आपको 2 घटनाएँ बताता हूँ। एक घटना, मैंने बच्चों को वर्क दिया कि बेटा आप करके आइएगा। बच्चे सारे करके आए। मैंने कहा था नहीं कीजिएगा तो मत आइएगा आप। बच्चे करके आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे बच्चे एक्टिव हों कम से कम। तो उसमें एक क्वेश्चन मिसप्रिंट था, और मिसप्रिंट क्या था, उसका सोल्यूशन जो था वो मिसप्रिंट था। आर.डी. शर्मा का, आप देखिएगा नेट पे पाएंगे, उसका सोल्यूशन मिसप्रिंट था। तो उस बच्चे ने मिसप्रिंटेड सोल्यूशन लिख दिया। तो एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, कहा सर ये क्वेश्चन बताइए। मैंने सॉल्व किया, मैंने कहा बेटा इसमें क्वेश्चन में यहाँ मिसप्रिंट है, इससे करेक्ट कर लीजिएगा। अब बाकी मैंने देखा, बाकी बच्चे सब करके आए थे। मैंने उससे पूछा कहाँ से किए भाई, कैसे हो गया, कैसे ये फैक्ट आंसर आ रहे हैं। तो किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई थी। तब मुझे ये बात का एहसास हुआ, बच्चे डायरेक्ट सोल्यूशन छाप के आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो पेरेंट्स से कह रहे हैं मैं फ़ोन पे वर्क कर रहा हूँ। वर्क क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर के पे जाके आंसर नोट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी कि बच्चे इस समय रील्स के चक्कर में इतना उलझ गए हैं कि उनको लगता है कि रील्स और ये जो बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, शायद मैं सही हूँ गलत, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, शायद इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। बच्चे चाहते हैं कि उसके थ्रू उनको नेम फेम मिल जाएगी। अरे बच्चा, जो आपके पढ़ने की एज है, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। वो करना होगा बाद में कर लीजिएगा, और टाइम कम दीजिए उस पर। और आपने कभी बात महसूस की कि जब आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा में रील्स आगे नहीं बढ़ती। एक दिन मैं भी बैठ के ऐसे देख रहा था, इंस्टा में ही रील्स देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप आगे बढ़ जाए। मैंने फ़ोन रख दिया बगल, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने सेटिंग देखी, कहीं सेटिंग नहीं थी। बाद में मैं सोचने लगा ऐसा क्यों है। तो बच्चा पार्टी, बड़ी बड़ी ट्रैप्स हैं आपके लिए। रील्स आगे नहीं बढ़ती। आपका जो फिंगर्स है वो परमानेंट फ़ोन से अटैच होना चाहिए। आपके फिंगर, आपके हैंड से आपके जो फ़ोन की डिस्टेंस हो एकदम टच हो, मतलब हाथ से टच हो, और आप ज़्यादा दूर ना हो फ़ोन। ये कंपनियों की दिमाग है कि वो आपसे इतना चाहते हैं कि वो स्लाइड ना हो। कभी देखा, कभी आप प्ले करके छोड़ दो, बार बार रिपीट होता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ता। जानते हो क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो चाहता है कि आप स्लाइड करें। आपके हाथ में परमानेंट रहना चाहिए, आपके हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए। आप ये स्लाइड करते हैं तो आपका अटैचमेंट परमानेंट बना रहेगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वापस नहीं आती, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, नहीं वापस आनी, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बतौर अध्यापक, बतौर अभिभावक, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बच्चा पार्टी प्लीज़ फ़ोन थोड़ा सा दूर रखिए, फ्यूचर पे केयर कीजिए। फ़ोन आपके लिए सहायक हैं, हेल्पफुल हैं, वही बेहतर है। ऐसा ना हो बर्बाद कर दे आपको। और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मैं आपसे चाहता हूँ साझा करूँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। तो प्लीज़ इस वीडियो में अगर लंबा हो गया हो, तकरीबन मुझे लगता है शायद थोड़ा लंबा हो भी गया, मैंने सोचा था कि 5 से 10 मिनट का होगा, और जहाँ तक 15 से 20 मिनट का शायद हो गया होगा। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। लेकिन वीडियो से आप ज़रूर एक कॉपी पेन लीजिएगा आज बैठ के। अगर अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, जो भी, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और विचार कीजिएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या हम क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं आप पे केवल नहीं कह रहा हूँ, कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं और हम अपनी तरफ से क्या सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक अभिभावक हैं, एक अध्यापक हैं, तो आप एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा आने वाले राष्ट्र का भविष्य है। ध्यान रखिए, वो केवल आपका विद्यार्थी या आपका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वो आने वाले राष्ट्र के भविष्य हैं। तो प्लीज़ आप एक राष्ट्र को बना या बिगाड़ रहे हैं। सोचिएगा, समय मिले ज़रूर सोचिएगा, और नोट कीजिए अपनी गलतियाँ, अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ, और प्रयास कीजिए खामियाँ दूर की जाएँ, निष्पक्ष भाव से दूर कीजिएगा। मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि अपनी खामियाँ दूर करूँ और खूबियों को बढ़ाऊँ। जो चीज़ें गलतियाँ हुई हों उन्हें दोबारा ना दोहराई जाए, और इस वर्ष राष्ट्र के लिए एक बेहतर अपना सहयोग दिया जाए। अध्यापक होना एक गर्व की बात होती है, क्योंकि बाकी सारे पेशे में आप कुछ बनाते हैं, लेकिन बतौर अध्यापक आप एक राष्ट्र बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, और अगर कुछ मेरी बातें आपको लगी हों कि हाँ अधूरी हैं या कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साझा कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, और अपनी खामियां दूर करने का प्रयास कीजिएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।